तो यात्रा होती है, यात्रा सड़क पर ही होती है, यात्रा घर के अंदर बैठ के नहीं होती। ये तय करना फिर मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी यात्रा में किसकी मानसिकता खराब है। नमाज घर में हो सकती है, गली गली में मोहल्ले के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, कुछ बरसाने का काम करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। ये परंपरा इस्लाम धर्म के अंदर नहीं है। मुस्लिम परंपराएं अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है, हिंदू पूजा पद्धति अलग है। कावड़ियों को आतंकी बताएंगे, कावड़ियों पर बदतमीजी करेंगे, उन पर टिप्पणी करेंगे, जो पवित्रता के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन छांगूर 5000 बेटियों का धर्मांतरण करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास चर्चा और आज खास चर्चा में खास मेहमान है यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, नए समीकरण बन रहे हैं, नई दोस्ती की तरफ विपक्ष हाथ बढ़ा रहा है, अंदर खाने भी कई सियासी मुलाकात हो रही हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत हो रही है और इसी के साथ सियासत में बयानबाजी का भी दौर जारी है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से। मंत्री जी, खास चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे, 3 वर्ष हो गए हैं आपकी प्रदेश सरकार के, बहुत सारे आरोप लगे, विपक्ष ने कहा कि सरकार में एक जाति को देखकर कार्रवाई होती है, फिर ये कहा गया कि एक विशेष धर्म को, खासकर हिंदू धर्म, सनातन जो धर्म है उसको आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे का त्यौहार है तो आप सड़क पर आयोजन रोक देंगे, आपका त्यौहार है तो आप सड़क पर कांवड़ यात्रा निकालेंगे। पहला सवाल यही है कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो इतनी सियासत हुई, अभी हमने आपको देखा मुजफ्फरनगर में आप थे, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में थे और कांवड़ यात्रियों पर आप फूल बरसा रहे हैं और दूसरी ओर वो डंडे चला रहे हैं। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में उठी चला है, ना कोई जाति का विद्वेष है, न जाति और धर्म के आधार पर निर्णय है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, या सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबको समान रूप से देखने का और सबके समान रूप से आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करने का लगातार काम करते हैं। कांवड़ यात्रा की चर्चा आपने की, कांवड़ यात्रा सदियों से चली आ रही है और एक यात्रा है, एक परंपरा है और परंपरागत रूप से जो यात्रा होती है, यात्रा सड़क पर ही होती है, यात्रा घर के अंदर बैठ के नहीं होती है। जो पहले यात्रा है, जल लेकर के 20 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर, 300 लीटर जल लेकर के कांवड़ यात्री कंधे पर जब मुश्किल और दुर्गम रास्ते पर चलता है तो उसके लिए ये भी मर्यादा है कि घर नहीं जाता है। जल लेकर जब से घर से निकलेगा, गंगा जल लेकर के गौमुख से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से और जहाँ गंतव्य तक जलाभिषेक, जहाँ सिंचाई करना है, तब तक ना घर अपने घर जाएगा, ना किसी और के घर जाएगा, न घर की किसी सामग्री का प्रयोग करेगा। एक संत का वेश, संत की जैसी मर्यादा होती है, उसका पालन करेगा। इसलिए यात्रा सड़क पर ही हुई, तो इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, शांतिपूर्वक यात्रा संपन्न हुई है। अनेक लोगों ने इसमें विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ करने का काम किया है, इस यात्रा की पवित्रता की मर्यादा को अपमानित करने का काम, विभिन्न प्रकार की घिनौनी टिप्पणी करने का काम, ये भी सब किया है। लेकिन जनता सब नकारा है और उत्तर प्रदेश के अंदर ही मुझे लगता है 5 करोड़ 6 करोड़ से अधिक कांवड़ियों ने जल चढ़ाने का काम किया होगा। ये यात्रा पूरी तरह निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई है भोले बाबा के बाद। आप कह रहे हैं कि संत की तरह वो अपनी तपस्या कर रहे हैं। संत लाठियां बरसाता है, गाड़ियों पर तोड़फोड़ करता है, जिस तरह की तस्वीरें हैं, ये क्या ज़्यादा छूट का असर है? उन पर कार्रवाई हुई है जिसने कई प्रकार की चीजें। मुख्यमंत्री ने सुन कहा है कि कांवड़ यात्रा के अंदर, इतनी बड़ी यात्रा में कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। ये तय करना फिर मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी यात्रा में किसकी मानसिकता खराब है। घटनाएं हुई है, आपके लोगों ने कहा सपा के लोग हैं, घटनाएं हुई हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनमें मुकदमा कायम हुआ है, उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कानून सबके लिए बराबर है, कानून को जो हाथ में लेगा, नियंत्रित एक व्यवस्था को भंग करने का काम करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावी हो, चाहे वो कांवड़िया के वेश में ही क्यों ना हो, उन सब पर कार्रवाई हुई। कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा कि सड़क पर नमाज भी होनी चाहिए। क्या आप उसके पक्ष में? अगर आप सड़क पर अपने आयोजन कर रहे हैं तो सड़क पर नमाज की मांग करें। वो तो कह रहे हैं 10 मिनट की यात्रा आयोजन नहीं है। हाँ, वो तो दुर्गा पूजा भी आप सड़क पर करते हैं। सड़क पर ही होती है, यात्रा सड़क पर ही होती है। हाँ, नमाज घर में हो सकती है। नमाज मस्जिद, नमाज के लिए स्थान निर्धारित है। नमाज के लिए स्थान निर्धारित है, जिसके लिए मस्जिदें बनी हुई हैं, पक्की मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, गली गली में, मोहल्ले के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं। तो मर्यादा उसके लिए निर्धारित है
कि मस्जिदों के अंदर ही नमाज हो, इसलिए क्या आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? विपक्ष ये कह रहा है कि 2013 में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें कई लोगों की भूमिका थी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश को बीजेपी इसलिए फोकस करे क्योंकि वहाँ उसकी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति सक्सेस नहीं है। 2024 में पश्चिम यूपी में बीजेपी फेल हुई थी, इसलिए सीएम मुजफ्फरनगर और मेरठ जा रहे हैं, कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं और एक धर्म के त्योहारों पर फूल बरसा रहे हैं। क्या एक बार फिर से केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं? परंपरा इस्लामिक धर्म में नहीं है। फूल बरसाने हम तो वहाँ भी बरसा रहे हैं, फूल बरसाने का इस्लामिक धर्म नहीं, और वहाँ मूर्ति पूजा नहीं, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा है, पुष्प वर्षा है, हम पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्प बरसाने का काम करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, ये परंपरा इस्लाम धर्म के अंदर नहीं। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जहाँ तक आपने बात की है, तो मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा पर चूंकि यात्रा दुर्गम होती है, मुश्किल यात्रा होती है, कठिन यात्रा होती है, इसी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इसमें कौन सी आपत्ति? तो क्या मुसलमानों के किसी धार्मिक त्योहार पर भी आप लोग इस तरह से खुशियों में शामिल हो? जैसा मौका होगा, जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा करें। इसको हिंदू मुस्लिम आपको तुलना भी नहीं करना चाहिए। हिंदू परंपराएं अलग है, नहीं आपके पश्चिम यूपी के ही परंपराएं अलग है, मुस्लिम परंपराएं अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है, हिंदू पूजा पद्धति अलग है, इसलिए दोनों को तुलना करना, किसी भी रूप में समान रूप से मानना वो ठीक नहीं है। जैसी जिसकी मर्यादा होती है, जैसी जिसकी पूजा पद्धति होती है, तो वैसे उसका समान होता है। आपके पश्चिम यूपी के एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल महमूद, उन्होंने कहा कि ये गुंडई कर रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी हैं एक मौलाना, उन्होंने कहा कि ये भगवा आतंकी हैं। इस तरह के शब्द एक धार्मिक, उनसे पूछिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी से पूछिए। अब इतनी बड़ी ये मांगूर, इतनी बड़ी घटना होती है, 5000 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करने का काम करता है छांगूर। अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलती उसके ऊपर। कांवड़ियों को आतंकी बताएंगे, कांवड़ियों पर बदतमीजी करेंगे, उन पर टिप्पणी करेंगे जो पवित्रता के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन छांगूर 5000 बेटियों का धर्मांतरण करता है, उसमें क्यों नहीं बोलते? आपको क्या लगता है? हाँ तो बताइए क्यों नहीं बोलते? आप पूछिए उनसे, एक कैमरा उनके जाकर लगाइए, अखिलेश जी पूछिए कि इतना बड़ा देश के अंदर, इतना बड़ा देश को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है, देश को पुनः गुलामी की ओर, मानसिकता की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, दोबारा इसको षड्यंत्र लगातार पाकिस्तान बनाने का हो रहा है, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? उनको क्या आपत्ति है? कौन सा मुस्लिम वोट बैंक को तुष्टिकरण कहाँ तक उसको लेकर के जाएंगे कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आपकी जुबान नहीं खुलती है? क्यों नहीं बोलते? आप मुझे पूछिए। अखिलेश यादव ही अभी हाल ही में संसद सत्र के दौरान संसद के बगल एक मस्जिद में गए थे। आपके पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि ये तुष्टिकरण है। उनकी पत्नी के पहनावे पर अब इस्लामिक धर्मगुरु ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं है। वो मस्जिद गए तब विवाद, उनकी पत्नी गई तब विवाद। ये क्या, किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, आपत्ति हुई है, सोनों ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक्सेप्ट किया कि नहीं हम तो चाय पिलाने के लिए आए थे, वो किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा नहीं थी। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि गलती हुई है, अखिलेश जी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, उनकी पत्नी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। जब मस्जिद के अंदर महिलाओं को जाने की आपत्ति है, बुराई है, मनाही है, तो उसके लिए कोई भी महिला हो, फिर अखिलेश जी पत्नी ही क्यों जाएंगी? मर्यादा सबके लिए बराबर है, उसका उल्लंघन क्यों? तो ये चीज़ें अखिलेश यादव जी लगातार उन सब मर्यादाओं का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर इस समय वो है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी हो, किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। हिंदू पर इतनी बड़ी घटनाएं होती है वो नहीं बोलते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर बनता है तो उसके पर आपत्ति करते हैं, उसे टिप्पणी करते हैं। कांवड़ यात्रा होती तो उसके सांसद, उनके विधायक क्यों टिप्पणी करते हैं, उसको रोकने का काम नहीं करते हैं। उनको रोका जाना चाहिए कि आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की, ऐसे लोगों को बर्खास्त क्यों नहीं किया अखिलेश जी? उनके विधायक तो उस कविता का भी समर्थन कर रहे हैं जो बरेली के एक शिक्षक ने कहा था, कांवड़ न उठाना ज्ञान का दीप जलाना। तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी उसी एक सोचे समझे ट्रैक पे चल गई है? देखिए, समाजवादी पार्टी विकृत मानसिकता से काम कर रही है। उनको सूझ ही नहीं रहा कि वो क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है, किसकी पूजा करें और कहाँ जाएं, किसको नमन करें, किसको इबादत करें, किसकी शिद्दत करें, किसको जो है सजदा करें, ये उनको नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए तय ही नहीं कर पा रहे कि वो किस दिशा में चलना है। और मुझको लगता है समाजवादी पार्टी को देश का, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जान चुका है, समझ चुका है कि वो जिस दिशा में जा रहे हैं वो लगातार पतन का रास्ता है, और समाजवादी पार्टी धीरे धीरे विलुप्त होती हुई पार्टी है। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य और ये अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, सबने देखा, आपने भी देखा। उन्होंने कहा कि हमारे आपके रास्ते अलग हो गए। उन्होंने कुछ श्री कृष्ण से संबंधित पूछा था। अब जब वो मस्जिद में गए तो अनिरुद्धाचार्य ने उनकी फ़ोटो के साथ कहा है कि बस यहीं से रास्ता अलग हुआ था और ये रास्ता यहाँ लेकर पहुँचा। जो ये एक स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक समाजवादी पार्टी में इस तरह का एक पैटर्न आया कि धर्म गुरुओं पर भी इस तरह की बातें होने लगी, क्या इसके पीछे किस तरह से देखते हैं? क्या दोबारा अपनी यही बात कहूँगा कि अखिलेश जी लगातार मर्यादा का उल्लंघन कर रहे
उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। जिस प्रकार से आज देश के अंदर समाज जागृत हुआ है, देश के प्रति श्रद्धालु बढ़ी है, देश के प्रति आस्था बढ़ी है। आज कारगिल विजय दिवस भी आज है। जैसा देश के अंदर लड़ाई पाकिस्तान के साथ अभी हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस प्रकार से मुस्लिम लोग कारगिल युद्ध के बाद वर्तमान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पाकिस्तान के विरुद्ध, उसमें तो हिंदुस्तान के साथ खड़े आए, भारत के साथ खड़े आए, देश की सीमा के साथ खड़े हुए नजर आए। वो वैसे जिस प्रकार से लगातार विदेशों में जाकर के भारत का पॉजिटिव पक्ष रखते नजर आए, तो लगता है अखिलेश जी को कि तुम्हारे हाथों की जो वोट कही या राजनीति कही है वो सख्ती नजर आ रही, तोड़ती नजर आ रही। उनको लगता है सब कुछ तुम्हारे हाथ से छिन गया, तुम्हारे पास बचा नहीं। इसलिए जब आदमी इस प्रकार की मानसिकता में होता है तो कुछ भी गैर जिम्मेदार बातें करता नजर आता है। उसी प्रकार का व्यवहार अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और समझ नहीं जा रहा कि मुझे इस समय क्या करना है, कि दिशा में चलना है, कैसे समाज को जोड़ना है, कैसे सबको पसंद रखना है। ये किसी को पसंद रखने के लिए ये बड़े वर्ग को लगातार नाराज कर रहे हैं, ना वो वर्ग उनका पसंद है जिसको पसंद करना चाहते हैं, और दूसरे वर्ग के पसंद होने का प्रश्न नहीं। अच्छा, आप हिंदुत्व और सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो पीडीए की बात करते हैं। ये एक आने वाले समय में बड़ी चुनौती होगी। 24 के चुनाव की तरह पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये पीडीए एक मुश्किल की स्थिति है जातीय आधार पर इस तरह से वोटों का बंटना। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, ये पीडीए एक निश्चित दायरे के अंदर अपनी राजनीति खड़े करने चाहते हैं। न इनका पीडीए, न इनका डीडीए है, न कोई और है, न कोई और है। इनके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये केवल धीरे धीरे विनाश की और ये पार्टी लगातार अक्सर हो रही है, समाज में व्यवस्था पैदा करती है, समाज में द्रोह पैदा करती है। अब तो पाठशाला भी खोल दिए पीडीए की। पाठशाला खोल रहे हैं अब पीडीए के। नहीं, वो तो कह रहे हैं आप स्कूल बंद करेंगे तो हम पीडीए पाठशाला खोल देंगे। पाठशाला खोलिए, पीडीए पाठशाला क्यों खोलते हैं? यानी बच्चों में भी, अभी तो बड़ों में राजनीति कर रहे हैं, अभी तो बड़ों में ही जाति का जहर खोल रहे हैं, अब बच्चों में भी जाति का जहर खोलें। क्या बीजेपी की काट जाति आधार पर? जो बच्चा स्कूल में 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का बच्चा है, क्या उसको भी आज जाति सिखाएंगे? इसका मतलब हुआ पीडीए पाठशाला का मतलब हुआ कि आप उन बच्चों में भी जातिगत विद्वेष, जातिगत जहर भरना चाहते हैं। जिन बच्चों को भी जाति का पता है जाति होती क्या है, जाति किसको बोलते हैं, तो उनमें भी जाति को विद्वेष पैदा करके समाज को क्या ये आपके जो आपका थिंक टैंक है, जो बीजेपी की विचारधारा है, क्या उसकी एक काट है जाति आधार पर समाज को अलग कर दिया जाए या उसको पीडीए का नारा दिया जाए और हिंदुत्व तो फिर वहां पर लागू ना हो? तो इससे विपक्ष को ये लगता है कि ये सबसे बड़ा हथियार है। उनका कोई फार्मूला लागू होने वाला नहीं। हाँ, वो पीडीए लाए, इसकी वजह कोई और फार्मूला लाए, कुछ नहीं होने वाला। समाज जागरूक है, समाज देख रहा है। अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है, लगातार प्रगति कर रहा है। पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री के लिए, भारत से अपने सामरिक संबंध बनाने के लिए, भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। और अखिलेश यादव जी प्रदेश की जनता को इसी पीडीए के इर्द गिर्द घुमाए रखना चाहते हैं। सब समझ चुके हैं, सबको आज लैपटॉप पर काम करना है, सबको मोबाइल पर काम करना है, सबको कंप्यूटर चाहिए, सब लगातार आगे बढ़ने चाहिए। सब चाहते मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने। तो ऐसा बनना चाहते हैं तो पीडीए से नहीं होगा। जो सबका साथ है, सबका विकास, और जिस प्रगति की धारा पर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उससे प्रदेश का, वो देश का कल्याण। 2017 में आप लोगों की सरकार आई, 2 लड़कों की जोड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अब इस बीच बड़ा आपसी प्रेम देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी में। संसद का सत्र चल रहा है, बिहार का मुद्दा हो, यूपी का मुद्दा हो, वो एक साथ हैं। तो ये 2 युवाओं की जोड़ी क्या आपके लिए आने वाले समय में कड़ी चुनौती है? पहले भी मैंने देखा है, आगे भी देखेंगे। क्या बात, वो जोड़ी पहले कई बार टेस्ट हो चुकी है। और राहुल गांधी चाहते हैं कि राहुल गांधी इस जो इनका गठबंधन है, जो उसका नेतृत्व करते रहे। और राहुल गांधी जैसा व्यवहार संसद में करते हैं, जैसा टिप्पणियां करते हैं, जैसा वो बोलते हैं, जैसा प्रेजेंटेशन करते हैं, और अखिलेश यादव इसके ऊपर चुप रहते हैं, तो निश्चित रूप से चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी लंबे समय तक इस गठबंधन का नेतृत्व करते रहे। और इसकी दोस्ती से हमको तो किसी भी प्रकार का नुकसान होने का मतलब नहीं है, उल्टा लाभ ही है। 3 साल आपकी सरकार को हुए, आप भी मंत्री रहे, पश्चिम यूपी से आते हैं।
आने वाले समय में पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पश्चिम यूपी का समीकरण क्या होगा? क्या जो 2022 की स्थिति रही भाजपा की, जो थोड़ा बड़ा नुकसान हुआ, वो होगा, या 2017 की तरह माहौल होगा? क्योंकि अब साथ में जयंत चौधरी भी हैं, कई लोग हैं, आपका खुद का नेतृत्व है बीजेपी का, और इसका कहा यह जाता है कि पश्चिम यूपी की राजनीति मुजफ्फरनगर के इर्द गिर्द घूमती है। क्या स्थिति होगी? मुजफ्फरनगर से भी आप भी आते हैं। पंचायत का चुनाव रहा है, हाँ पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी हाँ बहुत गंभीरता से लड़ा है। हाँ हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, हाँ उनका लगातार प्रयास रहता है कि ग्राम पंचायत की जो बीडीसी का मेंबर है, जो ग्राम सभा का प्रधान है, वो भी हमारा चुनाव लड़े और हमारा कार्यकर्ता हो, नीचे तक, जमीन तक, बॉटम तक हमारे कार्यकर्ता खड़े हों और वहाँ से चुन करके आए। तो पूरी मजबूती के साथ, उतनी मजबूती के साथ जो पहले हम चुनाव लड़े थे उसको चुनाव फिर लड़ने वाले। 75 जनपदों में 68 हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बने थे, हम उसको और अधिक तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में उतरने वाले। गूगल पे यूपी के मंत्रियों के बारे में जो सर्च किया जाता है, इसको हमने खुद अध्ययन किया, तो उसमें आपके बारे में ये सर्च किया जाता है कि 2013 में जब एक सांप्रदायिक माहौल था, तो आप लोगों ने एक समाज के बड़े वर्ग, जो खासकर पीड़ित वर्ग था, जाट, उसके साथ आप लोग खड़े हुए थे। अब लोग ये कहते हैं कि जाट बीजेपी से नाराज है, तो क्या ये माना जाए कि जो जाट के लिए आप लोग 2013 में खड़े थे, जो जाट आपके साथ कई चुनाव में रहा, वो जाट क्या कपिल देव अग्रवाल से या बीजेपी से अलग हो सकता है? मुझे लगता है जातिगत व्यक्ति के जाति की टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। हाँ अच्छा हो कि ना करें। फिर ये आपने नाम लिया है, हाँ तो मैं कहूँगा कि जाट खुददार कौम है, हाँ मजबूत कौम है और राष्ट्रभक्त कौम, देश के लिए हमेशा लड़ती है, अन्याय के खिलाफ लड़ती है। जो 2013 में दंगा हुआ, तो जिस प्रकार से 2 बेटियों का अपमान हुआ और उसकी प्रतिक्रिया में उन 2 नौजवानों की हत्या होने का काम होता है, तो उसी कारण से वो खड़ा हुआ सत्य के साथ। वो जाट के साथ खड़ा नहीं हुआ, हरे लड़के जाट थे, पर जाट के नाते खड़ा नहीं हुआ, वो सत्य के साथ खड़ा हुआ, ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जिन्हें उस तत्कालीन अधिकारियों ने, जिस समय मंजिल सैनी एसएसपी थी और सुरेंद्र सिंह डीएम थे, तो उन्होंने उन हत्यारों को गिरफ्तार करने का काम किया। खून के सने कपड़े उन्होंने पकड़ने और हत्या को गिरफ्तार करने का काम किया। तत्काल श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने उनको उसी रात को छोड़ने का काम किया और उसके अपराध स्वरूप डीएम एसएसपी का रात को ट्रांसफर हुआ। अच्छा, अगर प्रतिक्रिया में वहां का जाट खड़ा हुआ, ना कि वो बिरादरी करते। अच्छा, अगर वो छोड़े ना होते तो ये सांप्रदायिक घटना टल सकती थी? हाँ, टल सकती थी, बिल्कुल टल सकती। भाई अपराधी ने अपराध किया, अपराधी पकड़े गए, अपराधी जेल चले गए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, दूसरी घटना नहीं होती। प्रतिक्रिया चुकी हुई है, अपराधी छोड़े गए हैं, डीएम एसएसपी का अपराध स्वरूप ट्रांसफर कर दिया गया, उनको संरक्षण देने का काम किया। वहाँ के मौलाना को हेलीकॉप्टर भेज करके मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बुलाया जाता, उसका सम्मान किया जाता, उसको दामाद की तरह उसका स्वागत अभिनंदन होता है। इसकी प्रतिक्रिया में सारी चीज़ हुई। आप शुरू से राजनीति में, जैसे आप एक्टिव हुए, विधायक हुए, पहले चेयरमैन थे, फिर मंत्री हुए, ये सपा आपके खिलाफ हर दिन नए समीकरण बनाती है। आप लोग, खासकर कुछ नेता सपा के निशाने पर रहते हैं। इस कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है या मानती है कि इन नेताओं को अगर राजनीति से नहीं है? हाँ, हम लगातार सच्चाई की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आज से नहीं, कम से 20 साल ज़्यादा हो, 24-25 सालों, 25 सालों में जब अन्याय हुआ तो हम लड़े हैं, खड़े हुए हैं। हम पहले मुकदमे हुए, मतलब 15-20 मुकदमे हम पर कायम हुए, जहाँ हम दिखे वही मुकदमा, हम कहीं खड़े हो वही मुकदमा होता था। समाजवादी पार्टी सरकार, आज समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है, हम सत्ता में, चूँकि हम सत्ता के साथ खड़े, हम ईमानदारी के साथ खड़े हुए, जनता की भावना के साथ खड़े, जनता की भावना का सम्मान हमने करने का काम किया। हम गौ माता के साथ खड़े हुए, हम बेटियों के साथ खड़े हुए, हम महिलाओं के साथ खड़े हुए, उनका जो अन्याय उनके खिलाफ होता था उनके साथ खड़े हुए, जनता ने हमको स्वीकार किया। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार में मंत्रियों की सुनवाई नहीं होती। ऐसा होता है क्या कि आप पश्चिम यूपी के किसी अधिकारी को या यूपी के किसी अधिकारी को फ़ोन करें और रिस्पॉन्स ना आए आपका? हमारे साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये आरोप क्या सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो सकती है? देखिए, एक अधिकारी का 2 अधिकारी 4 अधिकारी का परसेप्शन, पूरी सरकार का परसेप्शन नहीं हो सकता। हाँ, एक अधिकारी बदतमीजी की है, कोई व्यवहार ठीक नहीं किया किसी एक व्यक्ति ने, तो वो पूरी सरकार का चेहरा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो कार्रवाई होती है, तो उसको लेकर के पूरी सरकार का परसेप्शन खराब कर देने से सुनवाई नहीं होती है, काम नहीं होता है, ये मुझको लगता उचित नहीं है। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो उस पर उसके अनुरूप कार्रवाई होती है। जो क्षमा याचना करता है या उस गलती को ठीक करने का काम करता है, उसको अकेले में समझा सकते बैठा के, भाई तुमने व्यवहार किया, ठीक नहीं है। तो चीज़ें, हर चीज़ें सड़क पर या मीडिया में आने की चीज़ नहीं होती है, कभी कभी बैठ के भी संबंधों को ठीक किया जाता है।
तो आगामी पंचायत चुनाव है, तमाम सारे चुनाव, एक आखिरी कमेंट आपसे, देखिए, एक मुझको लगता है कि बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात ये हाँ कि भरोसे की सरकार, हाँ जनता का भरोसा श्री योगी आदित्यनाथ जी पर, जनता का भरोसा प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी पर, ये बने रहना लगातार 8 साल से, 10 साल से बने रहना, 11 साल से, ये बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। अपने जनप्रतिनिधियों पर जनता का भरोसा हो, और ये बड़ी सामान्य बात है। सारे बेईमान हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, वो कुछ ही बोलते थे, आज ये टिप्पणियाँ नहीं होती। सरकार पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, चोर बजारी का आरोप नहीं है, गुंडों को संरक्षण देने का आरोप नहीं है। हमारे सब जनप्रतिनिधि इन सब चीज़ों बहुत दूर हैं, और हम थानों की दलालियाँ नहीं करते हैं। हम घर बैठ करके डीएम एसपी से सरकार नहीं चलवाते हैं। तो चीज़ें व्यवस्थित है, जो संवैधानिक रूप से काम है वही करते हैं। इसे जनता में भरोसा है, मंत्रियों का जनता संतुष्ट है और ठीक प्रकार से काम मंत्रियों का ये जो पहले का भौकाल था सपा बसपा सरकार का, और इस सरकार में सपा में भी देखा गया, बसपा में भी देखा गया, कई मंत्री जेल में गए, चाहे यौन शोषण के आरोप में, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप में। इस सरकार में मंत्री सुरक्षित रहे और ये भौकाल भी कम हुआ लाल बत्ती का। इससे लगता है कि एक सकारात्मक इमेज बनी मंत्रियों की, नेताओं की। वही मैंने आपसे कहा, हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार है, जनप्रति रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट देना, जनता के बीच में जाना। सैकड़ों कार्यक्रम हमारे वर्ष भर में होते हैं जिसमें हमको जाना होता है। हाँ। पार्टी का कार्यकर्ता हम विधायक मंत्री बन करके ऐंठ करके घूमते रहे, हम मंत्री विधायक, ऐसा भाजपा में नहीं होता है। भाजपा विधायकों पे मंत्री हूँ, 2 प्रदेशों का मेरे पास प्रभार है, 2 जनपदों का मेरे पास प्रभार है, प्रभारी मंत्री के रूप में वहाँ भी मैं डोर टू डोर जाता हूँ, अपनी विधानसभा और जनपद में भी जाता हूँ, और जनता के बीच में कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं, ना कि विधायक और मंत्री के रूप में। तो जनता प्यार भी करती है, और बाबा चुनाव जिता करके सदन में भेजा। आला कमान की भी नजरें रहती हैं आप लोगों की क्रियाकलाप पर। अब तो फोटो डालते हैं, हर चीज़ के हर एक्टिविटी फोटो डालते हैं, सरल ऐप पे फोटो डालते हैं, जो काम हम करते हैं प्रतिदिन उसको फोटो डालते हैं, सरल ऐप पे अपलोड करना पड़ता है कि हमने आज क्या काम किया, कैसा काम किया, कौन सी एक्टिविटी की, ताकि पार्टी को पता रहता कि हम सरकारी खर्चे की मौज तो नहीं कर रहे हैं, इसी में नजर रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ दिशा निर्देश भी आ जाते हैं कभी कभी, सरकारी बंगला मिला तो कुछ भी मौज करिए, कुछ भी कभी कभी कुछ दिशा निर्देश भी आते हैं। सब अच्छा होता है, बहुत अच्छा नेतृत्व तुम्हारा है, एक दूसरे का सम्मान है, छोटे बड़े की लिहाज है, पद का सम्मान, दायित्व का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, छोटों का सम्मान, जैसी जिसका होता वैसा एक सम्मान पार्टी पदाधिकार है, एक अनुशासित पार्टी है, उससे काम से। बेटियों की सुरक्षा का वादा था, खासकर आप लोग कहते थे जब सपा की सरकार थी कि पश्चिमी यूपी में छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, बेटियां अगवा हो जा रही हैं, गुंडों का राज है। आज माना जाए, आप दावा करेंगे कि स्थिति बदल गई? पूछिए, अब बेटियों से पूछिए, अब कॉलेज में जाती लड़कियों से पूछिए, जो बसों में लड़कियां जाती थी, बसों में लड़की जा नहीं पाती थी, 4 गुंडे बसों में चढ़ जाते थे, दांत फाड़ते थे, खिखियाते थे, बदतमीजी करते थे, कमेंट करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं, लड़कियों की तरफ आँख भर के देख ले, हाथ जोड़ते नजर आते हैं। तो चीज़ों को अपने आप ठीक हुई। जब नेता ठीक है, नेतृत्व तो ठीक है, मुख्यमंत्री स्वयं ठीक है, तो नेतृत्व नीचे का भी सब प्रकार से ठीक रूप से काम कर रहा है। सबको पता है कि गुंडागर्दी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। एक शानदार जो प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो मुझको लगता है कि ये सब काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और हमको लगता है बहुत जल्दी इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, जिनसे तमाम सारी चर्चा हुई राजनीति को लेकर, अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, और खासकर इस समय जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कांवड़ यात्रा, जिस पर सियासत भी हो रही है। तो इन सभी विषयों पर इन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। मिलेंगे अगले दिन किसी खास मेहमान के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।